फिर इसने क्या किया था, सासाराम में मकबरा है इसका ना, इसका अंतिम शासक इस्लाम शाह था, ठीक है, इस्लाम शाह, और सासाराम में मकबरा बनवाया गया था इसका। तो कनिंघम का नाम आप लोग सुने होंगे। कनिंघम इसकी तुलना किससे करते हैं, ताजमहल से। कनिंघम महोदय इसकी तुलना ताजमहल से करते हैं और बोलते हैं कि ये जो सासाराम का मकबरा है ये ताजमहल से अधिक सुंदर है। हम आप लोग को हिस्टोग्राफी बताए थे, कुछ हाथी वाली कहानी बताए थे ना, 5 अंधे रहते हैं और सभी लोग हाथी के बारे में अपना अपना व्याख्या वर्णन करते हैं। तो उसी में से एक हाथी, एक अंधा होता है, बोलता है कि हाथी ही अंधी है, क्या है, हाथी ही अंधी है। तो वही काम कनिंघम महोदय कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि ताजमहल जो है, ताजमहल से सुंदर सासाराम का मकबरा है। नोट कर लीजिए, आईएएस में आता है क्वेश्चन, कनिंघम महोदय का स्टेटमेंट। बोलते हैं कि ताज कनिंघम महोदय बोलते हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, बोलते हैं कि जो ये सासाराम का मकबरा है ये ताजमहल से सुंदर है। फिर अब्बास खान शेरवानी का नाम सुने होंगे आप लोग, इनके इतिहासकार थे और ये अफगानी ये भी थे, और इन्होंने शेरशाही, तारीखे शेरशाही की रचना की थी, किसमें, फारसी में। तारीखे शेरशाही की रचना फारसी में किया था इन्होंने। फिर क्या होता है इसके काल में, और आप लोग रोड का नाम बहुत, शेरशाह सूरी मार्ग का बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे आप लोग। सुनार गांव से बंगाल से स्टार्ट होता है, हाँ? ठीक है, लाहौर, ठीक है, मार्ग ऐसे जाता है। इसको पहले क्या बोलते थे, शेरशाह सूरी मार्ग। जब इसका निर्माण करवाया गया था, इसको, इस मार्ग को क्या बोलते थे, शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। और उसके बाद आकलैंड 1836 में, 1836 में, इसको क्या नाम बोल देते हैं, जीटी रोड। जीटी रोड का नाम आप लोग सुने हैं ना, तो इसका नाम दिए थे आकलैंड महोदय, नोट कर लीजिए। पहले क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग था। ठीक है, सुनार गांव, बंगाल के सुनार गांव से कहां तक जाता था, लाहौर और अरटक, मुल्तान, पंजाब, आगरा होते हुए जाता था ये मार्ग, ठीक है। फिर दोबारा आकलैंड, ये जीटी रोड बोलते हैं ना। अब इसको NH1 1+NH2 भी बोलते थे ना, और अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, हाँ,
देखिए वर्तमान में इसको क्या बोल रहे हैं, नेट पे सर्च करिए। 28, 29 तो इसके भाग हैं सभी। अभी आप यहाँ से देखेंगे नौसर से नया वाला जो बाईपास बना है, NH 28 हो गया है, NH 29 हो गया है, ठीक है। NH 44 इसको बोलते हैं पूरा है? सबसे बड़ा मार्ग यही है। फिर क्या करता है, बुरहानपुर से एक लाहौर के लिए मार्ग बनवाता है, ठीक है। फिर आगरा से एक जोधपुर, पंजाब, जोधपुर और चित्तौड़ के लिए मार्ग बनवाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ? बुरहानपुर से लाहौर तक के लिए, फिर आगरा से जोधपुर चित्तौड़, फिर आगरा से लाहौर। चलिए नोट कर लिए आप लोग। अब बताइए इस मार्ग के बनाने का क्या उद्देश्य था और क्या महत्व था। अगर कोई भी गवर्नमेंट आज आपके लिए रोड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करा रही है तो गवर्नमेंट का कुछ उद्देश्य होगा ना, उसका महत्व होगा। तो इसको मार्ग बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था, क्या उसका उद्देश्य था, क्या महत्व था उसके लिए? वेरी गुड, ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। और क्या हो सकता है? खड़े बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ? वहाँ से जो भी इसकी मतलब जितने इसमें ट्रेडिंग जो करना था तो भी इसको यहाँ से व्यापार वहाँ पर करना था। वो तो ट्रेड एंड कॉमर्स में आ गया। और कुछ बताइए। सामरिक आर्थिक, हाँ बताइए। सामरिक आर्थिक सामाजिक मूवमेंट के लिए, जैसे कहीं हमला होता है तो आर्मी, हाँ ये भी सही है, वेरी गुड, ये भी सही है, बैठ जाइए। और बताइए आप लोग। आर्मी के मूवमेंट के लिए भी, क्योंकि आर्मी भटक न जाए। और क्या होता था, जो फसल होती थी वो आर्मी जब जाती थी तो मैक्सिमम की किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी। तो एक पर्टिकुलर रोड मिल जाने से क्या होगा कि उसी रोड पे कोई किसान खेती नहीं करेगा और आर्मी उससे डिप्लॉय हो सकती थी। और बताइए। सामरिक दृष्टि से सांस्कृतिक आर्थिक क्या है? रोजगार मिला होगा कि नहीं रोड बनने में? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होता है तो क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था अच्छी होती है कि खराब होती है? हाँ? हाँ? सुधार होता है। और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट आपका अच्छा होता है, समृद्धि दर होता है, GDP होता है। एक विकास दर होता है ना, एक समृद्धि दर होता है, एक सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ग्रोथ रेट में वृद्धि दिखाई देगा उस स्टेट का, मतलब इसके काल में। और बताइए। सामरिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण था? हाँ, किसी प्रांत में अगर विद्रोह हो रहा है तो यहाँ से सीधे, क्योंकि इसका कार्यकाल बहुत कम था और इसके ये बहुत अनुभवी था, ये मुगल कालीन से ही प्रशासन में था, जो जो कमियां था उसको पता था, जो जो भ्रष्टाचार था उसको पता था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो सेना होती थी वो कहीं भी पहुंच सकती थी इस रोड के माध्यम से, इसीलिए इसने बहुत सारे सड़कों का निर्माण कराया था। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों एक कोई भी गवर्नमेंट सड़क क्यों निर्माण करवाती है? तो यही काम ये बहुत पहले कर लिया था। फिर इसने सरायों का निर्माण कराया था, लगभग 17,000 सरायों का निर्माण करवाया था। 1700, हाँ 1700 है, कहीं कहीं 17,000 है, कहीं 1700। तो 1700 सरायों का निर्माण कराया था। इससे क्या हुआ होगा, इसके भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा इसके काल में। ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो लोग आंदोलन तो कम करते हैं ना। अगर आप लोग को नौकरी ना जॉब ना मिले तो आप लोग पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? रोड पे चले जाएंगे ना। तो ये सब कारण होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में और क्या करता है?
सासाराम का जो मकबरा है इस्लामी और मुगल कालीन स्थापत्य कला का दोनों का मिक्स है। हाँ, हिंदू भी थे, इस्लामी भी थे, मुगल सबका मिक्स है। पूछ सकता है ऐसा देखिए स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्थापत्य कला ही इतना है, इतना क्वेश्चन आता है। हम कल शेरशाहकालीन प्रशासन की चर्चा कर रहे थे ना। केंद्रीय प्रशासन था प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में हम दीवाने वजारत की बात करते हैं। दीवाने वजारत क्या काम करता था? संचालित करता और क्या करेगा उसके बाद? एक ही काम थोड़ी ना करता रहेगा, और भी कुछ काम थे ना उसके। हाँ, आय व्यय का जानकारी, बिल्कुल। और आय व्यय का जानकारी रखता था। और क्या करता था? टैक्स के भी तो देखता होगा ना, कर लगान था ना, लगान। शेरशाहकालीन में जो कर होता था लगान के रूप में लिया जाता था, नोट कर लीजिए। लगान कर को भी निर्धारित करता था। और क्या करेगा ये वजारत? सारे विभागों पर नियंत्रण भी करता था, पीएमओ कार्यालय जैसे आज कर रहा। और शुल्क वगैरह जो होते थे ना, वो सब ये देखता था सारा, मतलब टैक्स से जो भी संबंधित था ये सब काम ये करता था। फिर दूसरा विभाग कौन था? दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या था? फॉरेन था और धर्म भी देखता था। अगर धर्म से संबंधित भी आ जाएगा तो इस पे भी आप लोग टिक कर सकते हैं। धर्म संबंधित मामले भी ये देखता था, ठीक है। तीसरा विभाग कौन था? आरी या मुमालिक, दीवाने आरी था। ये क्या करता था? सैनिकों की भर्ती। हाँ, सैनिकों की भर्ती कर। लेकिन इसमें शेरशाह क्या करता था? प्रत्यक्ष खुद देखता था। वो खुद नियंत्रण, सैनिकों को पूरा नियंत्रण था। और दाग चेहरा जो था इसने कड़ाई से लागू करवाया था। यहाँ मतलब भ्रष्टाचार की गुंजाइश एकदम खत्म कर दिया था। हाँ, बड़े लेवल के जितने भी अधिकारी होते थे खुद नियुक्ति करता था ये शेरशाह सूरी। एक चौथा विभाग क्या था? दीवाने ईशा था। एक क्या करता था दीवाने ईशा? पत्रचार व्यवहार का, उसका लेखा जोखा सारा काम ये देखता था। तो इस विभाग का जो केंद्रीय प्रशासन था, उसके बाद दीवाने बरीद होता था। दीवाने बरीद क्या करता था? गुप्तचर विभाग था। और एक काजी होता था। काजी क्या करते हैं? तो ये भी विभाग नोट कर लीजिए, ये भी केंद्रीय प्रशासन में आते थे। और कंट्रेस्ट लिस्ट नाम सुना है ना, समवर्ती सूची में भी इनको रख सकते थे दोनों को, बरीद और काजी को, क्योंकि ये प्रांतीय प्रशासन में भी मिलते हैं। नोट कर लिए ना पूरा आप लोग? इससे क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे ना? क्लियर है ना सारा विभाग? दाग चेहरा कौन ले आया था? इसके पहले प्रांतीय प्रशासन में क्या था? सूबा या एकता होता था।
ये स्टेट लेवल पे होता था, राज्य पे। हाँ, ये राज्य पे होता था ना। ये किस पे होता था? जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, सरकार है, सरकारें भी बोलते हैं। परगना किस स्तर पे होता था? तहसील। सब डिस्ट्रिक्ट। हाँ, फिर गांव होता था। गांव होता था, ठीक है। गांव में मौजा भी होते थे। मुकद्दम और चौधरी नामक अधिकारी यहाँ पे देखते थे। मुकद्दम और चौधरी गांव लेवल पे। गांव स्तर पे कौन देखता था? मुकद्दम और चौधरी। पटवारी भी होते थे जो रेवेन्यू वगैरह से कलेक्शन करते थे। तो 3 अधिकारी, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। तहसील लेवल पे सिकदार और मुंसफ। आज भी मुंसफ मजिस्ट्रेट होते हैं ना। तो मुंसफ मजिस्ट्रेट क्या करता है? मुंसफ क्या करता है? दीवानी न्यायालय है ना अपना, लॉ एंड ऑर्डर तो सिकदार मेंटेन करता है। मुंसफ क्या करता है? न्यायिक कार्य करता है ना। मुंसफ क्या करते थे? न्याय संबंधी जो भी फैसले होते थे वो देखता था। और सिकदार क्या था? लॉ एंड ऑर्डर देखता था। ठीक है, मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, सब ये सब सिकदार करता था। ये परगना लेवल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता था? सिकंदर, ये सिकंदरान, ये सिकदार होता था। और मुंसिफ है, मुंसिफान होता था। ठीक है, सिकंदरान ये शिकार है, सिकंदरान होता था। हाँ, ये और मुंसिफ है, मुंसिफान होता था। और यहाँ पे इक्तेदार या सूबेदार होता था। ये पूरा प्रांतीय प्रशासन का स्ट्रक्चर था। ठीक है, मौजा में आमिल वगैरह होते थे या चौकीदार हो जाते थे। चौकीदार आज भी नियुक्त होते हैं ना, वो सब देखते थे। जागीर होती थी, एक वतन जागीर होती थी। जागीर दिया जाता था ना। जागीर क्या होते थे? किसके बदले में दिया जाता था? हाँ, सैन्य सेवा करते। हाँ, सैन्य सेवा के बदले में जो पूरा भूभाग मिलता था उसी को जागीर बोलते थे। और वतन जागीर क्या था? नोट कर लीजिए, इससे IAS में क्वेश्चन बनते हैं। कोई बताएगा दोनों में अंतर क्या था? जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, हाँ, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। इक्तेदार, सामंतवाद की भी बात हमने, अरे वो एकता और सामंती व्यवस्था की चर्चा हमने किए थे ना। तो क्या अंतर था दोनों में? हाँ? तो इसका बेसिकली नेचर कैसा था? सामंतवाद जैसा नेचर होता था। सामंतवाद में जो भी क्या क्या थे? सामंतवादी व्यवस्था में क्या था?
तो ये भी वतन जागीर भी क्या होती थी, वंशांगत होती थी। और मतलब उसमें चेंज नहीं होता था, जो रहता था वही। हाँ, इसमें भी क्या होगा, चेंज नहीं होता, हाँ ट्रांसफर नहीं होता। इसमें हर चीज चालू होता था। हाँ, और इसमें दोनों वही है, जैसे वो व्यवस्था एकता है और सामंतवाद, तो ये सामंतवाद का दूसरा रूप है वतन जागीर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन आएगा आईएएस में तो कर लेंगे आप लोग ना, इससे क्वेश्चन आता है। वतन जागीर कई बार पूछ चुका है। वतन जागीर जो अमीर के अधीनस्थ अधिकारी, अमीर के अधीनस्थ अमीर जो होते थे उन्हीं को दिया जाता था। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, जो बड़े अमीरों के अधीनस्थ होते थे उनको वतन जागीर आवंटित किया जाता था। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, ये वंशांगत होता था। तीसरा ये हस्तांतरित नहीं होता, और इसका अपोजिट इसमें है जागीर में। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या करता है, भू राजस्व व्यवस्था में क्या करेगा, कैसे कोई गवर्नमेंट राजस्व कलेक्ट करती है, क्या क्या करेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मतलब पैसा लाए, कलेक्शन कैसे होगा राजस्व का, क्या पॉलिसी होती है गवर्नमेंट। हाँ, इसने प्रोडक्शन बेस पे लगाया था, सही है। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसके पास पैसा ज्यादा है, मान लीजिए टैक्स लगा दी, कर लगा दी सभी पर, ठीक है, कर का निर्धारण कर दिया, वेरी गुड। फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट कैसे पैसा कलेक्ट करती है मार्केट से, हाँ? और भी और माध्यम है, एक टैक्स तो हो गया, संपदा शुल्क वगैरह भी होते हैं ना, आयात निर्यात कर भी होता है, जो प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब जो यूज नहीं होती है उसको क्या करती है, सेल करती है ना। तो इसने भी यही सब माध्यम कलेक्शन का अपनाया था, शेरशाह सूरी। ठीक है, जो आप रोड बनवाए थे ना, जीटी रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, उस पे आयात निर्यात कर लगता था, उससे भी कलेक्शन होता था। इसको ऐसे नहीं बनवा दिया था कि आपको टहलने के लिए दे दिए, सुबह वॉकिंग करिए, ये वॉकिंग करने के लिए नहीं बनवाया था। उससे जो लाहौर वगैरह से उधर के वेस्ट एशिया से जो व्यापार वगैरह होते थे, आयात निर्यात कर उस पर निर्धारित था इंटर स्टेट के बेस पे, तो उससे इसको कलेक्शन मिलता था। ठीक है, तो इसका हो गया कलेक्शन का माध्यम हो गया। फिर क्या करेगा, अभी हम किसी चीज का नाम लिए थे, लगान का नाम लिए थे ना, लगान कैसे वसूलता था ये, हाँ वेरी गुड, कौन सी तीन बार, हाँ उच्चतम माध्यम और निम्न। हाँ नोट कर लिए, भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, उत्तम मध्यम और निम्न। अब उत्तम भूमि का निर्धारण कहाँ करेगा, हाँ जो दोआबा नदियों के आसपास का एरिया होगा वहाँ पे क्या करेगा, उत्तम भूमि का निर्धारण करेगा। मध्यम भूमि कम उपजाऊ जो होगा वहाँ मध्यम, और निम्न जो बंजर होगा। तो प्रोडक्शन के आधार पर ये टैक्स लेता था,
प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के आधार पे ही इसने टैक्स का निर्धारण किया था। हाँ, सब पे 1/3 और मुल्तान पे 1/4 था। मुल्तान ऐसा था जहाँ पे उसने टैक्स 1/4 किया था और सब पे 1/3 था। ठीक है, 1/3 का मतलब कितना हो गया, समथिंग हो गया ना। और 1/4 का मतलब ये मुल्तान पर सिर्फ था 1/4 और सब पे ये वाला था, स्टेट का सूबा था। ठीक है, इसने पट्टा और कबूलियत, पट्टा और कबूलियत का नाम आप लोग सुने हैं। पट्टा और कबूलियत क्या होता था, नोट कर लीजिए। पट्टा और कबूलियत, पट्टा किस पे देगा, एकता भूमि पे देता था कि खालिसा भूमि पे। हाँ, एक IAS में पूछ देगा कि पट्टा का निर्धारण किस भूमि पे होता था, तो किस भूमि पे करेगा, खालसा भूमि पे होता था। पट्टा में क्या निर्धारित होता था, हाँ अभी आप लोग तो बता रहे थे, पट्टा में क्या निर्धारित किया गया था, टैक्स ही होता था ना। और क्या होता था, पट्टा किसको आवंटित होता था, पट्टा किसको दिया जाता था, रैयतवाड़ी सिस्टम आप लोग सुने थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ना। तो रैयतवाड़ी में क्या किया गया था, हाँ कौन बताए, हाँ वेरी गुड, किसानों से। तो इसने पट्टा डायरेक्ट किसानों को दिया था, जमींदारों को नहीं। डायरेक्ट एक कलेक्शन कहाँ से करता था, किसानों से, रैयतों से। इसीलिए इसकी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की उपज थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी ना मद्रास बम्बई वगैरह, वो ये लागू कर दिया था, रैयत किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलता था। ठीक है, यानी इसने क्या सुधार किया, बिचौलियों को खत्म कर दिया। तो क्या होगा, जब बिचौलिए हट जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स से क्या फायदा उसको मिलेगा, टोटल कलेक्शन उसके पास जाएगा। नहीं तो बिचौलिए भी अपना रख लेते हैं ना, कमीशन अपना काट के फिर उसके पास पहुंचाते थे। मान लीजिए 100 रुपया चला रैयतों के पास से, तो बिचौलिए क्या करेंगे, 60 रुपये अपने पास रख लेंगे और 40 रुपया इसको देंगे। लेकिन ये डायरेक्ट क्या किया, किसानों से जुड़ गया। अब इसके पास कितना आने लगा, टोटल 100% आने लगा। इससे क्या लाभ मिलेगा, हाँ? इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा, और उसका जो सूबेदार थे या जो बादशाह था उसको क्या फायदा होगा, हाँ? खड़े बोलिए क्या बोलना। रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा और किसानों पे रेवेन्यू टैक्स कम लगेगा। हाँ, टैक्स में कमी भी कर सकता है, वेरी गुड, सही है। मतलब जैसे पैसा जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आती है ना, तो क्या होगा, किसानों से
टैक्स कम वसूलेगा और क्या करेगा, किसानों का शोषण कम हो मान लीजिए कोई आपदा वगैरह आ गई तो ज़्यादा धन खर्च भी करेगा, करेगा कि नहीं। और किसान जैसे मान लीजिए कोई फसल अच्छी नहीं उपज हुआ और किसान देने की स्थिति में नहीं है तो उसको माफ भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा इसने किया नहीं, ठीक है। ये लोक कल्याणकारी कार्य बहुत कम किया था, लेकिन अपने राज्य के अपने हित और अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ही किया था। जैसे आप देखेंगे उसका फिरोज शाह तुगलक है, वो सस्ती लोकप्रियता बहुत दिया था, लेकिन इसने सस्ती लोकप्रियता कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो ये सब इसके कलेक्शन का माध्यम था। एक जबीराना और मुसिलाना कर लगाया था, कोई बताएगा जबीराना क्या था। सर्वे करने के लिए हाँ, सर्वेक्षण शुल्क होता था। दूसरा वाला कलेक्शन टैक्स। हाँ, कलेक्शन, वेरी गुड, लिख लीजिए। मुसिलाना और जबीराना कर इसने लगाया था। ये सर्वेक्षण शुल्क होता था। मुस्लिम में टैक्स का कलेक्शन जो होता था उसके बदले लिया जाता था, जो कलेक्शन करते थे। हाँ? ये क्या होता था, सर्वेक्षण शुल्क होता था, और टैक्स पे जो शुल्क अतिरिक्त लगता था वो जबरन लिया जाता था, नहीं जबराना, ठीक है। अब हम लोग मुद्रा की बात करते हैं। हाँ, 2.5 से 5% तक था, लेकिन ये सब काम का चीज नहीं है। बस इतना याद रखिए, एक टैक्स था, अतिरिक्त टैक्स लगा था, ठीक है, यही पूछेगा। अब मुद्रा में क्या करता है, चांदी का रुपया, जो बाद में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भी लागू होता रहता ना, चांदी का रुपया चलता ना ब्रिटिश काल में, तो इसने जारी किया था। और तांबे का दाम, हाँ, तो इसके मुद्रा व्यवस्था में ये भी मिलता है कि अब्बास खां शेरवानी कहते हैं कि एक वृद्ध महिला होती है और अपने सर पे टोकरी रख के लेके, असरफियों से भरी हुई टोकरी लेके जाती है, ठीक है। तो इसका क्या लॉजिक हुआ, इसका राज्य तो जो था बहुत समृद्ध हो चुका था। 5 साल के कार्यकाल में इसकी राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यही ना हुआ। और दूसरा, प्रशासन इसका बहुत मजबूत रहा होगा। इसे क्या क्या लॉजिक निकाल सकते हैं आप लोग। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, धर्म न्याय की बात, धर्म और न्याय बहुत अच्छा था, यही ना मतलब होगा इसका। कोई वृद्ध महिला है और टोकरी में सोने चांदी भर के सरकी ले जा रही है और बिंदास ले जा के चली जा रही है, तो कोई उसको छू भी नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा। आज होता तो क्या करते लोग, तो ये सब व्यवस्था अब्बास खां शेरवानी है, ठीक है। तो वही हम बताए ना, इतिहासकार है जो हाथी वाली कहानी थी, तो ऐसे भी इनका कुछ है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इनकी बातें किए हैं, इनकी शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। और धर्म में क्या था,
धर्म कैसा था? सहिष्णु धर्म था कि बहुदेववादी था? कैसे कह सकते हैं सहिष्णुता थी इसमें? क्योंकि इसने भी कुछ मंदिर को तोड़वाया था। इसने भी पंजाब वगैरह में कुछ मंदिर थे उसको तोड़वाया था, ठीक है। और जो मुंसफ वगैरह होते थे, काजी होते थे, उनको ज़्यादा मतलब अधिकार नहीं थे, ये खुद ही न्याय करता था। और हर बुधवार को ये क्या करता था? न्याय दरबार लगाता था। नोट कर लीजिए, हर बुधवार को ये न्याय का दरबार लगाता था। हाँ? अब यही बताया कि आपको इसके पास जाना पड़ेगा। तो इसकी धार्मिक व्यवस्था भी अच्छी थी लगभग। सुल्तानी 1540 में बुधवार भी होते हाँ ये 7 दिन कभी भी होते थे। हाँ, वो तो हुमायूं 7 दिन के 7 रंग के कपड़े पहनते थे इसके पहले से ही। और वो कहाँ से लिए डेज? ये डेज आपका अब्बास खां शेरवानी है। आपको शायद हिस्टोग्राफी नॉलेज नहीं होगा। हम एक दिन चर्चा किए थे, एक हाथी होती है, ठीक है, और 5 अंधे होते हैं। तो पांचों अंधे हाथी को देखते हैं, कोई पूंछ पकड़ता है, पूंछ पकड़ेगा तो क्या बताता है? हाँ? कोई पैर पकड़ेगा, वो पैर के बारे में बताएगा। कोई सूंड पकड़ेगा, वो सूंड के बारे में बताएगा। कोई कान पकड़ेगा तो कान के बारे में बताएगा। तो ऐसे ही इतिहासकार थे, जो जैसा मिला उसका अध्ययन करके अपना व्यू दिए हैं, ठीक है। इसी में से आपको हमने बताया अभी कनिंघम महोदय के बारे में। वो क्या कहते हैं कि हाथी पूरी अंधी थी, यही कह रहे हैं। अगर सासाराम का मकबरा ताजमहल से अच्छा है, सुंदर है, तो इसका क्या मतलब है? ये हाथी का अध्ययन ऐसा किया कि हाथी पूरी अंधी थी। यही इतिहासकारों का व्यू है, मत है, यही हिस्टोग्राफी है, ठीक है। किसी का कल क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका जो भी रहे क्लास के बाद पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। वो मुगल डिक्लाइन का क्वेश्चन था और वो नादिर शाह का आक्रमण के बारे में था। सर दिल्ली सल्तनत का, लेकिन वो गलत है। दिल्ली वो गलत दिया हुआ था। हाँ, वो गलत दिया होगा, क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है और मुगल डिक्लाइन तभी से शुरू हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत संभव नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आप अच्छे, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि आप लोग एथेंटिक बुक का ही अध्ययन करिए, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस कोई अच्छे राइटर का। सर वो ऐसी वो कोई सॉल्व करे तो बीएड की बुक का तो नहीं, बीएड वर्ड की बुक से आप आईएएस बनने जा रहे हैं, जब नाजी बनने नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है? एथेंटिक बुक का ही अध्ययन करना है। हाँ, इसीलिए आप भटक जाएंगे और जो क्वेश्चन आपको फिर आपको डिलीट करने के लिए जो कचरा आपके दिमाग में चला जाएगा, उसको डिलीट करने में बहुत समय लग जाएगा। एससी वर्मा की बुक है। हाँ, क्वेश्चन में आप घटना चक्र को भी यूज कर सकते हैं। घटना चक्र में बहुत कम गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो कल हम लोग अकबर स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप लोग पढ़ के आया करिए, कम से कम एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए, ठीक है। नहीं, भूलना तो स्वाभाविक है, नहीं भूलेंगे तो फिर जान ही रहे क्या स्थिति हो जाएगी। हाँ, फिर बाल नोचने वाली स्थिति हो जाएगी अगर नहीं भूलेंगे तो भूलना तो स्वाभाविक है। और क्वेश्चन भी आप लोग देख के क्वेश्चन जो सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सबका हो जा रहा है ना? जो भी आईएएस पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है वो हो जा रहा है ना? और कल हम आप लोग को नोट्स दिए थे ज्योग्राफी का, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी जुड़े हैं, कल पूरा ज्योग्राफी का मैपिंग का नोट्स भेजे हैं 89 पेज का। हाँ,
तो उसको आप देखते रहिएगा। उससे आपके ज्योग्राफी के जो मैपिंग वाले पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, वो तैयार हो जाएगा। जो अभी देने वाले कितने लोग पीछे सही दे रहे हैं, वो लोग देखते रहे उसको, ठीक है। अभी नहीं दे रहा है ना। बंद कर